हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑन फिजिक्स। लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना हमने सीखा था। तो इस चैप्टर के मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के हमारी कुछ एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स बचती हैं, उनको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। जो 3-4 एनसीईआरटी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स बची हुई है उनको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, बाकी तो हम कर चुके हैं। तो आप भी अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल लीजिए और प्रॉब्लम्स को पढ़ना शुरू कीजिए। तो प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 4 की मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की तो हमारे पास हो गई थी। प्रॉब्लम नंबर 7 हो गई थी, 8 भी हो गई थी। प्रॉब्लम 4.9 उसको पढ़िए, क्या कह रहा है। फॉर्मूलाज आपके सामने लिखे हुए, आई थिंक सबको क्लियर होगा किसके लिए लिख रखा है। थीटा और अल्फा में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अच्छे से बता दिया था। अब प्रॉब्लम्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए। प्रॉब्लम नंबर 4.9 क्या कह रहा है आपको। कोई सबसे पहले फिर से वही कहूंगा, आप इनको खुद ट्राई करके देखिए। अगर नहीं हो पाते हैं तो आप इस वीडियो की हेल्प लें। आपके पास कोई स्क्वायर कॉइल है जिसकी साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है। स्क्वायर कॉइल की जो साइड है वो आपके पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। और उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कितनी है, 20 नंबर ऑफ टर्न्स है। वहां पर करंट जो पास हो रहा है उसमें से कितना पास हो रहा है, 12 एम्पीयर करंट उसमें से पास हो रहा है। उसको वर्टिकली सस्पेंड कर दिया, और वर्टिकली सस्पेंड करने के बाद जो उस प्लेन कॉइल ऑफ द प्लेन का जो प्लेन जो है उसका नॉर्मल जो है वो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। किसके साथ, डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो प्लेन का जो आपके पास नॉर्मल जो होता है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है, थीटा अल्फा। अल्फा, ओके, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होता है वो थीटा। प्लेन ऑफ कॉइल का जो नॉर्मल है, या मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है आपके पास, उसकी जो डायरेक्शन जो है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो अल्फा हमारे पास होता है। तो आपको अल्फा गिवन है कितना, 30 डिग्री। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी गिवन है 0.80 टेस्ला। तो आपने बताना है कि उस कॉइल के ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है। तो कॉइल के ऊपर कितना टॉर्क लगता है, जब भी आप किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो कितना टॉर्क लगता है, NIPA साइन ऑफ अल्फा। तो सबसे पहले इन सभी को SI सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए। तो ए हमारे पास साइड सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 × 10⁻² मीटर, यानी 0.1 मीटर। N20 ओके, I ओके। अल्फा को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास π/6, बात एक ही है, sin π/6 लो या sin 30 लो, इट्स डजंट प्रॉब्लम। मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला ओके। N है, I है, B है, अल्फा है, A रह गया। A निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ कॉइल। कॉइल कौन सी है, स्क्वायर कॉइल है। तो स्क्वायर कॉइल का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो आपके पास कितना हो जाएगा, 0.1 × 0.1 मीटर स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए, सोल्व कीजिए। 20 × 12 × 0.80 इंटू एरिया 0.1 × 0.1 इंटू साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ 30 या साइन ऑफ π/6, कितना होता है हमारे पास 1/2। सोल्व करके बताइए मेरे को कितना टॉर्क उसके ऊपर लग रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि आपके पास कोई दो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। एक को उसने नाम दिया M1 का, दूसरे को उसने नाम दिया M2 का। और उसके अंदर आपके पास कुछ पार्टिकुलर्स गिवन है, लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। एक M1 मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, दूसरा M2 मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। पहले का जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है उस कॉइल के अंदर वो 30 है। ये नहीं बताया कॉइल है कौन सी। एरिया आपको दे दिया, जो भी है सर्कुलर या रेक्टेंगुलर एरिया आपको गिवन है 3.6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड जो है वहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0.25 टेस्ला। दूसरे का भी सेम ऐसे ही रेजिस्टेंस कितना है, 14 ओम। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 42। एरिया कितना है कॉइल का, 1.8 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, 0.50 टेस्ला। स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों के लिए आइडेंटिकल है। स्प्रिंग कांस्टेंट कहो या टॉर्सनल कांस्टेंट कहो, ये दोनों के लिए आइडेंटिकल है, दोनों के लिए सेम है। तो के मान लेता हूं मैं, इसके लिए भी के मान लेता हूं
और इसके लिए भी K मान लेता हूं। आपको डिटरमाइन क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है, दोनों गैल्वेनोमीटर का रेशियो फाइंड आउट करना है किसके लिए, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए। तो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आपके सामने गिवन है। ये रहा आपके पास करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला, IS इज इक्वल टू NBA अपॉन K। तो पहले वाले के लिए लिखेंगे तो N1 B1 A1 अपॉन K1, दूसरे वाले के लिए लिखेंगे तो N2 B2 A2 अपॉन K2। स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों के लिए आइडेंटिकल है, तो या तो दोनों K1 लिख लो या दोनों K2 लिख लो या K लिख लो, जो भी आप लिखना चाहो, दोनों के लिए आइडेंटिकल है। रेशियो बताना है IS1 अपॉन IS2, N1 B1 A1 अपॉन K, ये इसके नीचे आएगा तो K ऊपर अपॉन N2 B2 A2, जैसे कि कैंसिल, आपके पास आ जाएगा N1 B1 A1 अपॉन N2 B2 A2। सोल्व करके बताइए मेरे को कितना रेशियो आपके पास आएगा। सेम ऐसे ही आपने वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो पहले वाले के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास R और आ जाएगा, R1, यहाँ पर R2 आ जाएगा, यहाँ पर R1, यहाँ पर R2, यहाँ पर R2 और यहाँ पर R1। सोल्व करके बताइए मेरे पास आपके पास कितनी वैल्यू आती है। कोई यूनिट भी आएगी, कोई यूनिट नहीं आएगी, दोनों, ये भी करंट सेंसिटिविटी नो यूनिट, वोल्टेज सेंसिटिविटी नो यूनिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो चुका था, उससे नेक्स्ट भी हो चुका था। अब चलिए 4.13 पे पढ़िए क्या कह रहा है आपको इस क्वेश्चन में। आपके पास कोई सर्कुलर कॉइल है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स जो कितनी है, 30 है। सर्कुलर कॉइल है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 30 है। रेडियस कितनी है उसकी, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है। करंट कितना फ्लो कर रहा है, 6 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। उसको वर्टिकली सस्पेंड कर दिया यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 1.0 टेस्ला। फील्ड लाइन कहें या मैग्नेटिक फील्ड कहें, फील्ड लाइन आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताती है। फील्ड लाइन जो एंगल बना रही है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। किसके साथ बना रही है, नॉर्मल ऑफ द कॉइल के साथ। तो नॉर्मल ऑफ द कॉइल के साथ बना रही है मींस अल्फा आपको गिवन है, कितना है, 60 डिग्री। आपको निकालना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग। अब हमें पता है कि किसी भी कॉइल को, करंट कैरिंग कॉइल को अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क तो लगेगा। अब उसको रोकने के लिए कि वो ना घूमे, रोटेट ना करे, आपको कितना उसके अगेंस्ट टॉर्क लगाना पड़ेगा, ये आपने बताना है। तो जब भी आप किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कॉइल को रखते हो तो कितना टॉर्क लगता है उसके ऊपर, NIBA साइन ऑफ अल्फा। तो इतना टॉर्क तो उसके ऊपर लगेगा ही लगेगा। अगर आप उस चाहते हो कि वो न घूमे तो आपको उसके अगेंस्ट इतना टॉर्क तो लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यही वैल्यू आपको निकालनी है। तो देख लीजिए जो जो चीजें गिवन है, N गिवन है, I गिवन है, B गिवन है, A गिवन नहीं है, A निकाल लेंगे और अल्फा भी गिवन है। तो कॉइल जो कैसी है, कॉइल जो आपके पास कैसी है, सर्कुलर कॉइल है। तो सर्कुलर कॉइल का एरिया क्या होता है हमारे पास, πr²। तो R गिवन है, NIBA की जगह πr² साइन ऑफ अल्फा। सभी को सबसे पहले ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए। ओके ओके ओके, ये आपके पास क्या होगा, 8.0 इंटू 10⁻² मीटर। एरिया फाइंड आउट करोगे, पाई इंटू 8.0 इंटू 10⁻² मीटर और इस सारे का स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए, सोल्व कीजिए, आपके पास जो भी वैल्यू आएगी, कम से कम आपको इतना टॉर्क तो अप्लाई करना ही पड़ेगा उसके अगेंस्ट, ताकि वो कॉइल न घूमे। ओके, नेक्स्ट पार्ट स्टडी कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में वो आपसे क्या कह रहा है, क्या आपका आंसर बदल जाएगा अगर हम उस सर्कुलर कॉइल को रिप्लेस कर दे, जो सर्कुलर कॉइल उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई थी उसको हम रिप्लेस कर दे। किससे रिप्लेस कर दे, किसी प्लेनर कॉइल के साथ। और उसकी शेप जो इरेगुलर है, कोई रेगुलर शेप नहीं है, लेकिन एरिया जो है वो सेम है। किसके बराबर है, सर्कुलर कॉइल के ही बराबर है। और बाकी जो पार्टिकुलर्स है वो भी अनअल्टर्ड है, वो भी चेंज नहीं किए है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टॉर्क जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप,
मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ द लूप और एंगल बिटवीन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड द नॉर्मल ऑफ द प्लेन ऑफ द कॉइल। अब उसने क्या कहा है कि उसको सर्कुलर कॉइल को किसी प्लेनर कॉइल के साथ रिप्लेस कर दिया है। सर्कुलर कॉइल की जगह कोई प्लेनर कॉइल ले लिया जिसका एरिया जो है वो सर्कुलर कॉइल के बराबर ही है और बाकी सारे पार्टिकुलर्स वही है, नंबर ऑफ टर्न्स भी वही है, करंट भी वही है, मैग्नेटिक फील्ड भी वही है, एंगल भी वही है, सिर्फ और सिर्फ एरिया जो है वो एरिया भी सर्कुलर कॉइल के बराबर आपको गिवन है, यही एरिया है। तो क्या चेंज होगा, यही रहेगा, एरिया का इधर रोल है सारा का सारा, सर्कुलर कॉइल का एरिया और नंबर ऑफ टर्न्स। तो एरिया अगर सेम है वही है, चाहे प्लेनर कॉइल हो, चाहे रेगुलर शेप हो, चाहे सर्कुलर कॉइल हो, चाहे स्क्वायर कॉइल हो, चाहे रेक्टेंगुलर कॉइल हो, चाहे सिलेंड्रिकल कॉइल, जैसी भी कॉइल है, अगर एरिया सेम है तो टॉर्क आपका वही रहना है, तो टॉर्क उतना ही अभी भी लगेगा। तो आपका आंसर जो चेंज नहीं होगा, जो आंसर आया है वही रहेगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना फिर से वही मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर 5 कंटिन्यू रखेंगे, जो हम उसके अंदर पढ़ चुके थे, जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, मैग्नेटिक डायपोल, सब कुछ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम गोज लॉ के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर गोज लॉ स्टडी किया था, बिल्कुल सेम वैसे ही मैग्नेटिज्म के अंदर हम उसको स्टडी करेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स और गोज लॉ ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके।